वैभव सर के बोल देने के बाद आधा बात तो बोल दिए, तो देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। नवीन सर, वैभव जी, शोभा जी, दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है छायावाद के बाद से, और दो कवि जिन्होंने, जो बड़ा मुश्किल होता है ना, हिस्ट्री को हम दूर हैं तो हम बड़ा आराम से देख सकते हैं, हमारे लिए सुविधा है कि हम थोड़ा दूरी से देखते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। उस जमाने में डिबेट चल रही थी लोगों की आपस में, शीत युद्ध का समय था और पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी पड़ी थी। या तो आप प्रगतिशील खेमे में हैं या फिर आप अमेरिकी खेमे में। और उस लिहाज से बहुत सारे हरबे हथियार निकले थे, बहुत दूर दूर तक लड़ाइयां हुई। हमने देखा इस स्थिति को बदलते हुए 90 के बाद, जब पेरेस्ट्रोइका गलास्त आया और सोवियत संघ का टूटना और फिर दुनिया का बदलना, और अब तो खैर अलग ही दुनिया है। तो ये कहानी उस दुनिया की है जिस दुनिया में धीरे धीरे ये काम हो रहा था। छायावाद, मुक्तिबोध और शमशेर दोनों की शुरुआती कविताएं पढ़िए, आपको डिट्टो छायावाद की जो एक तरलता है, जो जैसे इमेज मेकिंग है छायावाद की, दुख के भीतर थोड़ा सा गीलापन, थोड़ा अश्रु, थोड़ा रहस्य, ये जो पूरा ढांचा है, इसी ढांचे से दोनों कवि निकलते हैं। दिलचस्प है। और शुरुआती कविताएं, मुक्तिबोध रचनावली खंड 1 की बहुत सारी कविताएं और शमशेर रचनावली की भी शुरुआती दौर की कविताएं लगभग वैसी हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि सच में उस काव्य धारा में दीक्षित होते हुए दोनों कितना अलग दुनिया में जाते हैं, कितने अलग तरीके की कविताएं लिखते हैं। प्रेरणा भी दोनों की एक है। दिलचस्प है कि दोनों एक जगह पे झगड़ा शुरू करते हैं। झगड़ा ये है, ये जो प्रगतिशील लेखक संघ और परिमल या अज्ञेय की दुनिया और रामविलास जी की दुनिया, वही इनके दूर आ गए, देखने में आसानी हो रही है। रामविलास जी की दुनिया और अज्ञेय की दुनिया, ये दो दुनियाएं हैं। एक अमेरिका की तरफ माने व्यक्ति स्वतंत्रता, आजादी, इस वाली दुनिया को प्रमोट करते हैं, दूसरी तरफ से वर्ग संघर्ष, जनता, ये सब बात हो रही है। कविता की दुनिया में इस पर बहुत सारा हल्ला गुल्ला मचा। आलोचना की दुनिया में, कविता की दुनिया में, हिंदी साहित्य की दुनिया में। और एक आदमी था जिसने बढ़कर थोड़ा इसमें इंटरवेंशन किया, लड़ाई की। उनका नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध ने नई कविता और अस्तित्ववाद, नई कविता को लेकर रामविलास जी ने बहुत सारे आरोप लगाए। वो सब याद दिला रहे थे कि रामविलास जी तो यहाँ तक लिखते हैं नई कविता और अस्तित्ववाद में कि ये लोग शारीरिक रूप से बीमार है, इसलिए इन लोगों को खराब सपने आते हैं, इसलिए ये खराबी मुझे जाती है। तो बाकायदा लिखा उन्होंने कि लोगों को दूध पी के सोना चाहिए। तो यहाँ ये आलोचना का की भाषा, आलोचना का रंग यहाँ तक पहुंच गया। उधर से शाही, अज्ञेय, ये लोग थे, ये लोग भी ऐसा ही लिख रहे थे। मुक्तिबोध की लोकेशन साफ है, जैसे शमशेर के साथ। दोनों प्रगतिशील हैं, दावा करते हैं, जीवन भर रहे, लंबे समय तक पार्टी में भी रहे, नहीं रहे फिर, लेकिन रहे। मार्क्सवादी अपने को मानते हैं दोनों रचनाकार, लेकिन जो ये मार्क्सवाद की ये व्याख्या चल रही थी आलोचना और कविता के दायरों में, उससे एक अनथक संघर्ष मुक्तिबोध दूसरी तरह से कर रहे थे, वैचारिक रूप से और कविता के रूप से भी, और शमशेर कविताओं के रूप से कर रहे थे कि प्रगतिवाद को जो ये महदूद किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, ये बड़ा मुश्किल है। प्रगतिवाद का मतलब सिर्फ मजदूर किसान नहीं है, मजदूर किसान है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आपकी प्रगतिशील दृष्टिबोध है आपके पास, तो वो आप वहां तक जाएंगे। आप अपनी परंपरा का फिर से मूल्यांकन करेंगे, आप अपने समाज में हो रहे विभिन्न किस्म के अन्यायों पर बोलेंगे, आप सौंदर्य, हुस्न के मेयार बदलेंगे। बहुत सारी चीज हो सकती है प्रगतिशीलता का मतलब सिर्फ लाल पताका नहीं होता। तो मुक्तिबोध ने नई कविता पर बहुत सारे लेख लिखे क्रम से, और उन्होंने इस बात को पकड़ा। और बाद में उन्होंने एक, उस समय डांगे थे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, उनको एक खत भी लिखा जिसमें ये समस्या उठाई कि जो जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि है,
जो स्थिर हो गई है सौंदर्य को देखने की समझ, उससे बहुत मुश्किल है जो ये प्रगतिशील दायरों में। नई कविता से भी झगड़ा कर रहे हैं वो, नई कविता के टिपिकल कवियों से, कि आप लोग जो यूरोपियन खास करके अमेरिकन सौंदर्य की नजर है उसको यहां ला रहे हैं और मुख्यतः निम्न मध्य वर्ग की देखने की चेतना ले आ रहे हैं। तो ये जो दो धाराएं थी, कहने का आशय ये है कि ये हमारे दोनों कवि अलग अलग तरीकों से इन मोर्चों पर लड़ते रहे। बात शमशेर की हो रही, तो शमशेर जिंदगी भर इस बात से अभिशप्त रहे, खींचातानी, जिंदगी भर उनके लिए खींचातानी हुई। दिलचस्प है कि 90 में 2 संग्रह आए प्रतिनिधि शमशेर जी के। एक प्रतिनिधि कविता है जो राजकमल से भी, जिसकी भूमिका नामोर्जी ने लिखी, और दूसरी किताब आई टूटी हुई बिखरी हुई, जिसकी भूमिका अशोक वाजपेयी ने लिखी। और दोनों भूमिकाओं के शमशेर एकदम अलग हैं, अपने अपने शमशेर हैं। किसी को कुछ पकड़ना है, किसी को कुछ पकड़ना है। शमशेर का कोई चित्र, पूरा चित्र, क्योंकि पूरा चित्र दूसरे के लिए, आधा हिस्सा जो है वो दूसरे के लिए दिक्कत पैदा करता है। नामोर्जी के लिए दिक्कत पैदा करने वाला हिस्सा उनका जिस तरह की कविताओं की बात हो रही है, जैसे शिला का खून पीती थी वह जड़ जो कि पत्थर थी स्वयं, वो कविता, या इस तरह की जो कविताएं हैं वो नामोर्जी के लिए मुश्किल थी। उधर मुश्किल है कि वाम दिशा समय साम्यवादी जैसी कविताएं मुश्किल थी। तो इसलिए अपने अपने शमशेर चुने गए। शमशेर पर बात करते हुए 3 उनके कार्य स्रोत जो हैं उसकी तरफ बात करने से शायद मैं थोड़ी अपनी बात और स्पष्ट कर पाऊं, कि क्योंकि देखिए आलोचना की अपनी राजनीति होती है और आलोचना ज्यादा समय में बंधी होती है। रचनाएं उससे थोड़ा छूट लेती हैं, ज्यादा ही छूट लेती हैं, इसलिए आलोचना मध्यस्थता का काम है नॉर्मली। 3 रचना स्रोत हैं जिनकी तरफ ध्यान देने से, मोटा मोटी 3 ऐसे, शमशेर जी जितना शायद बहुपठ शायद ही कोई कवि रहा हो। एक स्रोत है उनका उर्दू गजल का, उनकी ट्रेनिंग उर्दू में हुई थी। दिलचस्प, उनकी एक किताब भी उन्होंने दिनमान में, सर से बात हो रही थी कि उन्होंने दिनमान में एक सीरीज चलाई थी, उर्दू कैसे सीखें, और जो तमाम और रस्मुल खत हैं उनसे अलग शमशेर जी उसमें ये दिखाते हैं, शुरू में इतना दिलचस्प है कि जो उर्दू की वर्णमाला है उसका हिंदी की वर्णमाला से कितना साम्य है। जैसे बे और ब में से क्या क्या निकल के बे बना है, या बे में क्या क्या जुड़ के ब बना है, इस तरह से वो दिखाने की कोशिश करते हैं लगातार। तो एक कहने का मैं कह ये रहा था कि एक दुनिया है उनकी उर्दू कविता की, उर्दू गजल की, उसमें भी शमशेर जी की रुचियां दिलचस्प। 3 कवियों का नाम लेते हैं अपने एक इंटरव्यू में, हाली, गालिब और मीर। तीन तरह के कवि हैं, निहायत अलग तरह के कवि हैं। हाली एक तरह से मैथिलीशरण गुप्त की तरह के कवि हैं, गालिब आप लोग जानते हैं, और मीर क्लासिकी अंदाज के कवि। इस दुनिया से क्या आता है शमशेर के पास? बहुत कुछ आता है। इस दुनिया से आता है, ये जो प्रेम की बात हो रही थी ना, उसमें आशिक का दुख आता है इस दुनिया से। उर्दू कविता में आशिक का दुख विचित्र है। उर्दू कविता हमेशा विरह की कविता है, मिलन की कविता है नहीं। उसमें आशिक अपने से ही बात करता रहता है, महबूब बस है, महबूब से बात हो जाए इसकी वो हमेशा कल्पना करता रहता है, बात होती कभी नहीं। तो एक तरह से सेल्फ है, सेल्फ और सेल्फ का प्रोजेक्शन। गजल है गुफ्तगू, लेकिन वो गुफ्तगू अपने से ही हुआ चाहती है। वस्ल के किस्से हैं, वस्ल के सपने हैं, वस्ल होता नहीं है। उर्दू गजल की खासियत ये है। तो ये जो आशिक की अवधारणा है, ये जो प्रेमी की अवधारणा है, शमशेर जी वहां से कुछ कुछ लाते हैं। आप देखिए उनकी गजलों में भी, गजलें देखिए जब ज्यादा साफ है गजलों में, ये बात दिखती है, प्रेम संबंधी एक अवधारणा। दूसरा जो उनका सोर्स है वो जिसकी तरफ वैभव सर इशारा कर रहे थे, इजरा पाउंड, इलियट, जो मॉडर्निस्ट पोइट्री है दुनिया भर। नेरुदा पर कम से कम 3 कविताएं लिखी हैं, मेमोइर्स पढ़ के 2 और कविता लिखी, कुल 5 कविताएं नेरुदा पर।
तो ये जो मॉडर्निस्ट और प्रोग्रेसिव दुनिया भर की, मतलब उस समय जो एक तरह से कहिए पैन कविताएं हैं, उनमें क्या है, उनसे क्या लाते हैं, एक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग। मॉडर्न ह्यूमन बीइंग अगेन दुनिया के केंद्र में वो अकेला होता है। मॉडर्निटी जब तक सुंदर स्थिति से बढ़ रही थी तब तक वो अहंकारी नहीं था। इस दौर की तो बात ही अलग है, इस दौर में तो सब मैं हो गया है। लेकिन ये मैं एक तरह से आत्मविश्वास था मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का। ये मॉडर्न ह्यूमन बीइंग एक अकेलापन और उसका आत्मविश्वास, ये लाते हैं वो वेस्टर्न ट्रेडिशन से। और तीसरी ट्रेडिशन जिसमें बहुत कम बात हुई है, दिलचस्प ये है कि उसकी बात सिर्फ रामविलास जी ने की है, खराब तरीके से। रामविलास जी बार बार कहते हैं कि ये रीतिकाल वाया उर्दू कविता शमशेर में कुछ घुसा है। ये रीति और उर्दू का एक जगह है जिससे शमशेर कुछ ले आ रहे हैं। रामविलास जी को समझ में नहीं आता, वो भयगति सांप छछुंदर केरी वाला हाल हो जाता है शमशेर को लेके। जिंदगी तो लगा दिए हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में रह लिए हैं, वहां से पत्रिका निकाल दिए हैं, इसी सर्किल में रहते हैं, कभी कुछ बोलते तो है नहीं। गद्य बहुत शानदार लिखते हैं, गद्य लिखते हुए शमशेर जी का ये सब समस्या ही नहीं है। जहाँ दिलचस्प है कि गद्य का उनका टाइप, शमशेर जी का रचना क्रम को देखिए टाइमलाइन, तो शुरुआत में सिर्फ गद्य लिखा है, कविताएं छपी नहीं, कहीं लिखते रहे होंगे लेकिन छपी कुछ नहीं, जरा हमारा छपती थी। गद्य का समय खत्म होता है तब कविता का समय शुरू होता है, तब कविताएं छपना शुरू होती है और फिर गद्य नहीं छपता। तो रामविलास जी गद्य के भारी प्रशंसक हैं उनके, कि भाई भारत भारती कितना सुंदर लिखा है, हाली पे कितना अच्छा लिखा है, हिंदी उर्दू के मसले पे कितना सुंदर बात है, और कंपोजिट कल्चर पे कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन कविता की बात आते ही मुश्किल होती है। तो वो एक चीज पकड़ते हैं रामविलास जी, थोड़ा व्याज तरीके से, मतलब अगर हम लोग उसको पढ़ें, उसकी निगेटिव रीडिंग करें, तो रीतिकाल मतलब ब्रज ट्रेडिशन। ब्रज ट्रेडिशन से भी शमशेर के पास बहुत कुछ है, और कम से कम 20 गीत हैं उनके जो जुबान के, भाखा के गीत हैं एक तरह से कहिए। जैसे उसमें एक गीत है, निदिया सतावे मुहि संझई से सजनी, प्रेम बती कही तन कुन भावे संझई से सजनी, ये भी शमशेर। तो ये जो इतने तरह के पॉइंटर्स हैं शमशेर के, इनसे बहुत कुछ आता है। और पता नहीं, उनको कवियों का कवि कहना तो मुश्किल है ही। मुझे लगता है कि वो तो कभी, शमशेर दिलचस्प है कि पूरे कवि बने ही नहीं। जैसे मुक्तिबोध कभी पूरे खोजते ही रहे तो जीवन भर, बेचैनी ही तो थी। कभी कविता, कोई किसी कविता के बारे में शमशेर जी ये कभी कहते नहीं मिलते कि कितनी सुंदर कविता है, इसमें ये रह गया, उसमें वो रह गया, ये बात छूट गई, ये इमेज पूरी नहीं हुई, यहां तो बात रह गई। तो एक तरह से अधूरापन, माने आप उसको पॉजिटिव तरीके से पढ़ना चाहिए तो वो एक बेचैनी है, असमाप्त बेचैनी, कविता खोज पाने की। ये दोनों कवियों में कंटिन्यूअसली जारी रहती है। कविता खोजना है, कविता पाई किसी ने नहीं, लेकिन यही खोज, ये जो यात्रा है वो शायद बहुत सारे पाए हुए कवियों से ज्यादा अच्छी यात्रा है। ये खोजना पाने से शायद ज्यादा बेहतर था। इतिहास तो कम से कम हमको यही बताता है कविता की, हिंदी कविता का। शमशेर जी बार बार कहते हैं कि भाई ये कुछ और कविताएं, दूसरा जो उनका संग्रह था, पहला संग्रह है कुछ कविताएं, दूसरा है कुछ और कविताएं, तीसरा उदिता जिस सारा कंपाइल था, चौथा आया चुका भी मैं हूं नहीं। तो ये जो उन्होंने उसमें भूमिका में कुछ और कविताएं के लिखा कि रेटरिक की कविता, जैसे जिन कविताओं की तरफ वैभव सर याद दिला रहे थे, और बहुत सारी कविताएं लिखी उन्होंने इस तरह की जो मतलब धर्म पे, खास तौर पे धर्म पे, मतलब बहुत साफ कि धर्म की पॉलिटिक्स पर। एक कविता है उनकी, मतलब ईश्वर अगर मैंने अरबी में प्रार्थना की तो क्या तू नाराज हो जाएगा, ऐसे करके चलती है। फिर एक कविता है मजहब और राजनीति, इस तरह की कम से कम 5-6 कविताएं तो अभी मैं कोट कर सकता हूं। लेकिन वो धर्म की राजनीति के बारे में है,
सच बात है कि धार्मिक प्रतीक कहीं नहीं लाते हो, बहुत रेयर है। उनकी डायरी में कुछ एक जगह शिव को लेके कुछ कोशिशें उन्होंने की, या अल्लामा इकबाल ने जो गायत्री मंत्र का तर्जुमा किया था उसका फिर से तर्जुमा किया है शमशेर ने, ये सब है। लेकिन धार्मिक प्रतीक उस तरह से सही बात है कि एकदम नहीं है, और उस लिहाज से वो खासा सेकुलर कवि हैं। सेकुलर उस अर्थ में, एकदम शब्द के मूल अर्थ में, कि इस दुनिया में जो है, जो हमारे सामने है वही है, इसके पार बहुत कुछ है नहीं। तो वो कहते हैं बार बार कि रेटरिक वाली कविताएं मुझे पसंद है। सबसे पहले भी मैंने पसंद पे बात की, उनकी पसंद बहुत दिलचस्प है, और उससे अगर कवि का कोई व्यक्तित्व बनता है तो उतना विविध व्यक्तित्व शायद ही किसी कवि का बने। बच्चन को बहुत पसंद करते हैं। कारण बताते हैं कि मलय से एक इंटरव्यू है, उसमें बातचीत होती है, उसमें कहते हैं कि इतनी फोर्स है बच्चन की भाषा में कि वो मुझे बहुत पसंद आती है। नागार्जुन को पसंद करते हैं रेटरिक के नाते, कि भाई ठीक है, सच बात है कि कविता की एक सामाजिक भूमिका होती है, कविता को सामाजिक भूमिका निभानी चाहिए, और शमशेर जी कहते हैं मैं भी कोशिश करता हूं लेकिन मुझसे होता नहीं। सच बात है, बहुत बार नहीं होता मुझसे। वो कुछ सीधी सी कविता लिख देते हैं जिसमें वो बात नहीं है, जिस तरह से वो कविता गूंथते हैं, जिस तरह से कविता वो बनाते हैं, जिस तरह से कविता के क्राफ्ट पर जितना काम करते हैं, वो उसमें बात आती नहीं। हाँ, कुछ एक कविताएं बनती हैं। जैसे एक कविता है ग्वालियर का मजूर। ये शाम है कि आसमान खेत है पके हुए अनाज का, देखना पड़ेगा क्या। लपक उठी लहू भरी दरातियां की आग है, धुआं धुआं सुलग रहा ग्वालियर के मजूर का हृदय। इस तरह से चलती है वो कविता। इमेजेस है 2-3 टुकड़े की, और उसमें शमशेर वो काम कर पाते हैं। यह एक कविता जो शिवदान सिंह चौहान को बहुत पसंद थी, और शमशेर जी बार बार जब उन पर कोई कहता है कि रामविलास जी ने क्या कहा, तो वो हर बार बोलते हैं कि ये देखिए शिवदान जी को बहुत पसंद थी। वो कविता थी, मैं सुना देता हूँ आपको, दिलचस्प कविता है, व्याख्या की शायद जरूरत न होगी, मुझे समय बताइएगा। अभी है। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से पलकें डूबी ही सी थीं, पर अभी नहीं कोई सुनता सा था मुझे कहीं। फिर किसने यह सातों सागर के पार, एकाकीपन से ही मानो हार, एकाकी उठ मुझे पुकारा कई बार। मैं समाज तो नहीं, न मैं कुल जीवन, कण समूह में हूं मैं केवल एक कण। कौन सहारा मेरा, कौन सहारा। इंडिविजुअल बार बार कहते हैं शमशेर जी मध्यवर्गीय सिचुएशन के बारे में अपने, और मध्यवर्गीय व्यक्ति जिस तरह से अप्रोच करता है किसी मूवमेंट को, किसी बदलाव की दुनिया को, ये कविता उसकी तरफ इशारा कर रही है, जिसके बारे में मुक्तिवत बहुत सारी फाइन कविताएं लिख चुके हैं। वह याद आएगा आपको, अगर याद करिए अंधेरे में का वो हिस्सा कि वह जन कुंडी खटखटाता है ना, वो आके सांकल बजाता है, ये सांकल बजाने वाली कविता है, उसी तरह का आइडिया है। लेकिन शमशेर एक अलग तरीके से एक हिस्से को अभिव्यक्त कर पाते हैं यहाँ, लेकिन बहुत सारी कविताओं में ये बात नहीं हो पाती। रेटरिक वाली कविताएं उनसे उस तरह से बन नहीं पाती। तो और उसमें वो बाकायदा वो भी है। शमशेर इस पर भी बहुत साफ है, एक उस पर भी थोड़ी बात कर लेनी चाहिए कि उन पर अमूर्तन और क्लिष्टता, इन दो चीजों पे बातें होती रही। अच्छा हाँ, एक चीज मैं भूल गया, वो भी काम आएगी हमारे उर्दू ट्रेडिशन, यूरोपियन ट्रेडिशन, भाषा ट्रेडिशन, और चौथी पेंटिंग का ट्रेडिशन। हम लोग बात करते हुए शमशेर की कविताओं पे अक्सर ये बात छोड़ देते हैं कि पेंटिंग की दुनिया कैसे देखती है शरीर को, पेंटिंग की दुनिया में सेंसेस कैसे पेंट किए जाते हैं। और शमशेर ट्रेंड पेंटर थे, 35
शायद वो जे स्कूल ऑफ आर्ट ने उनको चुना स्टूडेंट होने के लिए, और यहीं दिल्ली में वकील ब्रदर्स से चलाते थे। वो लोग बंगाल स्कूल के आर्ट टीचर थे और बेसिकली बहुत सारे म्यूरल्स पेंट किए थे। उनके शिष्य हैं 2 साल तक, बाकायदा तालीम ली उन्होंने पेंटिंग की। तो शमशेर की कविताओं में आप देखेंगे कि ये बात भी बार बार आएगी अचानक। जैसे मान लीजिए कि कोई मान लीजिए हुसैन का घोड़ा है, या आप लोग कोई भी वान गाग का कोई चित्र याद करिए, कटे हुए खेत हैं, उसमें कौवे उड़ रहे हैं, कैसे समझें इसको? अब ये समझने के लिए आपको क्या करना होगा? एक तो हम अपनी लोकेशन से समझ सकते हैं, ठीक है, हम किसान हैं, मान लीजिए हम देखे, हमने कहा ये तो लग रहा है कि ये खेत है, इसमें कौवा उड़ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। या मान लीजिए हम एक सामान्य मध्यवर्गीय यहाँ बैठे हुए मनुष्य हैं जो ये समझते हैं कि खेत का एक सेंस है, कौवे का एक सेंस है, इसको मिलाएं कैसे, देखते हैं। ये एक जगह छूट जाती है, एक स्पेस पाठक के लिए उन कविताओं में बना रहता है जहां आप अपनी व्याख्या के कदम बढ़ा सकते हैं। ये चैलेंजिंग है। शमशेर को पता था कि शमशेर उसमें कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि लोग इससे बहुत चिढ़ते हैं और लोग ये कह सकते हैं कि मैं ईमानदार नहीं, इसमें तो कोई चीज का कोई मतलब हो सकता है, लेकिन कोई चीज का कोई मतलब नहीं होता। आप जानते हैं शब्द और अर्थ या कलर और उसका मीनिंग, या नहीं सही शब्द, तराना मान लीजिए संगीत का, राशिद का तराना गा रहा है मान लीजिए, उसका मीनिंग एक डिफिनिट दूरी शब्द से हो सकती है, इनडिफिनिट दूरी नहीं हो सकती। माने शब्द अगर खूंटा है और अर्थ गाय है, तो अगर एब्स्ट्रैक्शन होगा तो वह रस्सी लंबी होगी, और बहुत सपाट कविता होगी तो वह रस्सी छोटी होगी। अगर पत्रकारिता की भाषा होगी तो रस्सी होगी ही नहीं, लेकिन इतना ही, रस्सी रहेगी, मतलब शब्द और अर्थ में संबंध जरूर होगा, चित्र और उसके अर्थ में संबंध जरूर है, वो दूर का हो सकता है। अमूर्तन कलाओं के साथ ये चक्कर है कि वो अर्थ अपेक्षाकृत दूर होते हैं, वो कई बार सब्जेक्टिव होते हैं, आत्मनिष्ठ होते हैं, उनमें अर्थ निर्धारण में आत्मनिष्ठता की जगह ज्यादा होती है। वो पूरी तरह वस्तुनिष्ठता से गायब नहीं होते, लेकिन आत्मनिष्ठता उनका अर्थ निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ये चौथी चीज है जो शमशेर की कविताओं का एक चौथा आयाम है। इनके बीच रखकर अगर आप जेंडर वाले सवाल को देखिए तो कुछ दिलचस्प चीजें निकल सकती हैं। शायद मैं आदर से सहमत हो रहा हूं वैभव सर के साथ कि जैसे एक कविता मैं आपको सुनाऊंगा जो छपी नहीं है, प्रकाशित कविता है। प्रगतिशील आंदोलन में या कम्युनिस्ट आलोचना के बारे में, या ये दुनिया जो है इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात किसी ने लिखी थी कि अच्छी बात है कि यहाँ लड़ाई झगड़ा पर्याप्त हुआ, लड़ाई झगड़ा पर्याप्त हुआ, इसलिए विकास की जगह बची रही, इसलिए विकास की संभावना बची रही। ये एक मुर्दा शांति वाला इलाका नहीं है। रामविलास जी झगड़ा किया, पांडे जी से तलवार जी ने झगड़ा किया, मतलब मैं कह रहा हूं कि एक सुंदर बहस की परंपरा है जिससे हम सब रिच होते हैं, जिससे ये धारा रिच होती है, और इसलिए इतने सारे झंझावात के बाद भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका। ये उसके पीछे ये भी एक वजह है कि यहाँ बहसों की एक बढ़िया समृद्ध परंपरा है। अभी जैसे जेंडर के सिलसिले से हम लोग इतनी बात करते हैं ना, शमशेर जी बराबरी के भारी पैरोकार हैं। वैभव सर ने इस बात की तरफ इशारा किया था। थोड़ी सी लंबी कविता है, थोड़ा एक हिस्सा पढ़ता हूं, लेकिन आप अपने कम्युनिस्ट काडर के वर्ग, और हम सब ये सीखा, ये प्रगतिशील आंदोलन में सीखा कि जो सवाल छूट गए हैं, जेंडर का सवाल, कास्ट का सवाल, उसको कैसे डील किया जाए। और ये कविता लिख रहे हैं शमशेर 78 में, 78। अपने कम्युनिस्ट काडर के वर्ग को गौर से देखो परखो, सामंत वर्ग का है तो गौर से पड़तालो उसका व्यवहार, अपनी पत्नी से कैसा है
बेटियों से, विशेषकर लड़कियों से कैसा है? वो ज्यादातर हुक्म ही चलाता है धौंस जमाने के लिए, या कभी कभी उसके साथ काम भी करना जानता है? जैसे मजदूर किसान मिलकर काम करते हैं, वो उनके सर पर खड़ा हुआ चीखता है बात बात पर, और महज साथियों के सामने उनके आने पर ही एक साथी की तरह बिहेव करता है। वो थ्योरी का मास्टर है या इतर पार्टी संघर्ष की हिस्ट्री के उसे पैरा के पैरा याद है? उसके व्यवहार और अमल में और एक सामंती कंवर साहब के व्यवहार में कोई बहुत खास अंतर नहीं नजर आएगा। उसके ऐसे जोशीले लीडर टाइप कॉमरेडों को उसके घरेलू और आम लोगों के साथ उसके व्यवहार में, जहां दूसरे साथी लोग मौजूद न हो, गौर से जांचना और परखना चाहिए। आमतौर से वो आत्मविश्लेषण करता नहीं पाया जाएगा, उसको इससे चिढ़ होगी। नाम के लिए कभी कभार वह ऐसा आत्मविश्लेषण पेश कर भी दे, पर उसका सामंती संस्कार उसके हेक्टोरिंग तरीके न बदलने पाएंगे। गौर से देखने से मालूम होगा कि उसकी पत्नी उसकी नौकरानी ही महज है, जिसकी सीमा से अधिक शोषण यानी बहुत सा एक्स्ट्रा वर्क उसके बराबर का दिया जाता रहा है, जिसमें उसने हाथ बिल्कुल नहीं बटाया है। बच्चों का सारा काम, बाजार में सौदा सुलूफ करने का सारा काम, कपड़े धोने सुखाने रफू करने वगैरह का सारा काम, बच्चों को पढ़ाने उसके स्कूल का सारा काम, माने कुल काम, अलावा खाना नाश्ता चाय, दोस्तों के आने पर बार बार चाय वगैरह बनाने का काम, ये सब उसके जिम्मे। कॉमरेड पति महोदय के जिम्मे एक तरफ बैठे बैठे या खड़े खड़े हुक्म चलाना या महज पॉलिटिकल लिटरेचर पढ़ना या रिपोर्ट वगैरह तैयार करना है, बस। ये एक अधूरी कविता है शमशेर की। मैं कह रहा हूं कि अब इस कविता के सिलसिले से जरा उन कविताओं को रखिए। मैं इसका हिमायती नहीं हूं कि इस कविता को देखे कहूं कि शमशेर बड़े जेंडर इक्वलिटी के वो थे। ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया है, उल्टा है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं इस कविता में उल्टा है, लेकिन उस कविता में अगर हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिफाई है, तो इसका मतलब कहीं हम उस पूरे व्यक्तित्व को शायद और तरीके से देखने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं कुछ है, शायद मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं, उसको देखिए। बहुत सारी बात हुई सेंसोरियम में बीच में, माने जब बहुत सारा करप्शन हो, बहुत सारा दबाव हो, तो सेंसेज आपके बहुत प्राथमिक और बहुत रियल दोस्त हो सकते हैं। इंद्रियता, सेंसुअलिटी से, अगर सेंसुअलिटी में अगर गैर बराबरी नहीं है, तो वो सेंसुअलिटी खराब क्यों है? सेंसुअलिटी में अगर दमन नहीं है, मैं प्रस्ताव ही कर रहा हूं, मैं गलत हो सकता हूं। सेंसुअलिटी में अगर दमन नहीं है या बराबरी की कम से कम आकांक्षा है, तो वो खराब क्यों है? तुम मुझसे प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूं, जैसे मछलियां लहरों से करती हैं जिनमें वह फंसने नहीं आती। तो अगर मान लीजिए, अच्छा दूसरी बात यह है, सच बात है कि ये अच्छा टाइम का एक मतलब होता है, और शमशेर कोशिश कर रहे थे आगे जाने की, लेकिन कोई भी कभी अपने टाइम को छोड़ के मतलब उस पार पे ही चला जाता। आलोचना या उसकी तारीफ करते हुए दोनों से हमको ये ध्यान रखना चाहिए, जो निराला कहते थे ना, देश काल के शर से बिंध कर, तो बिधा रहता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन तीर लगा रहता है। तो शमशेर की उन कविताओं को, जिनको हम एरोटिक कविताएं कहते हैं, थोड़ा इस नजर से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या उस एरोटिक आइडिया में गैर बराबरी है, ऑब्जेक्टिफिकेशन है, दमन है, या शमशेर उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह सच बात है, अब शमशेर ही कवि है ना, तो वो तो मेल जगह है, वो एक दी हुई मेल जगह है। शमशेर या कोई भी कवि अधिकतम ये कर सकता है कि उससे लड़ सकता है, उससे लड़ने की तरफ एक कदम बढ़ सकता है। मुझे लगता है शमशेर को शायद इस तरह देखना चाहिए। सच बात है कि पूरी तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई जेंडर न्यूट्रल कवि हैं और वो सेक्सुअलिटी का सवाल और जेंडर का सवाल उनके यहां से गायब है, लेकिन मैं ये कहने की जरूर कोशिश कर रहा हूं कि उनके अपने समय में शायद जेंडर के सवाल को सबसे ज्यादा संवेदनशीलता से देखने, पढ़ने, समझने की तरफ वो कोशिश करते हैं।
मुझे लगता है कि अब बात हो गई है। इसके अलावा हम लोग सवाल जवाब में अगर कुछ बात निकलेगी तो निकलेगी। थैंक यू। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा तीनों का। आप जो भी साथी इस पूरे व्याख्यान के दौरान या फिर उसके इतर जो सवाल आपके मन में हो शमशेर को लेकर या फिर कविता को लेकर उनके दौर, और आप तीनों से सवाल पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए, करनी हो तो कर सकते हैं। अच्छा हाँ, चाय भी है तो आप लोग थोड़ा, क्योंकि बोल दी गई है तो आपको पी के जानी होगी, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। तो किसी को कुछ सवाल? आपको सुन रहा था तो एक मेरा प्रश्न है कि विचारों की काव्यात्मकता और विचारों की जटिलता में क्या और एक प्रश्न की